वेलकम व्यूअर्स। तो आज हम बात करेंगे कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों होती है। ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले सीखनी पड़ती है, फिर उसी में प्रोग्राम हमें लिखने पड़ते हैं, तभी हमारा कंप्यूटर उसको समझता है और तभी हमारा कंप्यूटर उनको एग्जीक्यूट करता है या रन करता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, केबीसी कौन बने हैं करोड़पति हम देखते हैं, तो उसमें अमिताभ बच्चन जी कंप्यूटर से क्या बोलते हैं, कंप्यूटर महाशय ये आंसर इनका लॉक कर दिया जाए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर से कुछ बोलें और कंप्यूटर वो डायरेक्टली कर दे, हमें ये जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन ये सारी लैंग्वेजेस सीखनी ही ना पड़े। तो अगर ऐसा हो सकता तो कितना अच्छा होता, कितना इजी हो जाता सॉफ्टवेयर्स को बनाना, उनको एग्जीक्यूट करना। ऐसा क्या कारण है कि हमें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं और इन लैंग्वेजेस को सीखने के बाद हम इनमें अपने सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं और तब जा कर के ये कंप्यूटर में चलते हैं। भाई एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में सभी के आता है कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, हम जो बोलते हैं या जो लिखते हैं, कंप्यूटर डायरेक्ट उसी को समझ के हम जो चाहते हैं वैसा कर दे। हम जो भी उससे करवाना चाहते हैं या हम जो भी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वैसा कंप्यूटर अगर कर दे तो ये कितना इजी हो जाएगा, नहीं? क्या कारण है कि हमें लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं? जैसे एग्जांपल के लिए हम पहले सी लैंग्वेज सीखते हैं, फिर उसके बाद सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं, फिर वो प्रोग्राम हम हमारे कंप्यूटर पर रन करते हैं और हमें जो चाहते हैं वो डिज़ायर्ड आउटपुट या रिजल्ट हमें देते हैं। इसी तरह से हम जावा लैंग्वेज सीखते हैं, जावा लैंग्वेज सीखने के बाद जावा लैंग्वेज के प्रोग्राम्स बनाते हैं और वो प्रोग्राम्स फिर हम एक कंप्यूटर पर रन कराते हैं जो कि हमें आउटपुट देते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ सीखते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन ए है जो कि इंडिया में रहता है और ये पर्सन ए चाइना जाता है विजिट करने के लिए एज ए टूरिस्ट या एज ए बिजनेसमैन। ये चाइना जाता है, तो ये पर्सन जाता है चाइना। तो पर्सन ए चाइना गया, चाइना में इसको पर्सन सी से मिलना है, चाइना में इसको पर्सन सी से मिलना है। अब जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, इंडिया वाला व्यक्ति, इंडिया वाला पर्सन जब चाइना ट्रैवल करता है, चाइना पहुंचता है, चाइना पहुंचने के बाद में ये पर्सन सी को मिलता है। अब पर्सन सी को मिलने के बाद ये दोनों आपस में बात करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस डील या कोई भी आपस में बात करना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया वाला जो पर्सन ए है इसको केवल हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज आती है, दो लैंग्वेज, केवल हिंदी या इंग्लिश। और जो चाइना वाला पर्सन सी है इसको केवल चाइनीज़ लैंग्वेज आती है जो कि चाइना की लोकल लैंग्वेज है, मतलब चाइना में चलती है लैंग्वेज। अब प्रॉब्लम क्या है कि ए जो भी सेंटेंस स्टेटमेंट बोलता है वो सी को समझ में नहीं आता है क्योंकि ये केवल चाइनीज़ समझ सकता है। और सी व्यक्ति जो है, सी पर्सन जो है, वो जो भी आंसर देता है, जो भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बताना चाहता है, वो पर्सन ए को नहीं समझ में आता क्योंकि पर्सन ए इंडिया का है, इसको हिंदी आती है और इसने इंग्लिश सीख रखी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हो गया, यानी कि इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, राइट? तो यही प्रॉब्लम आती है अगर हम डायरेक्ट अपनी लैंग्वेज में कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहें, तो प्रॉब्लम यही आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, हमको लैंग्वेज आती है हिंदी, हमको लैंग्वेज आती है इंग्लिश, हमको लैंग्वेज आती है कन्नड़ा, हमको लैंग्वेज आती है चाइनीज़, हमको लैंग्वेज आती है मलयालम, हमको लैंग्वेज आती है संस्कृत। लेकिन इधर दूसरे एंड पर कौन है? दूसरे एंड पर हमारा कंप्यूटर है जो कि इन सारी लैंग्वेजेस को नहीं जानता है। तो फिर कौन सी लैंग्वेज है जिसको वो जानता है? वो जानता है बाइनरी लैंग्वेज को। हम नोट ये कर ले रहे हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो केवल बाइनरी लैंग्वेज को जानता है, राइट? अब ये बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है इसको अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। वापस पहुंचते हैं अपने एग्जांपल पर। हम बात कर रहे थे इंडिया का एक व्यक्ति ए चाइना पहुंचा और चाइना के पर्सन सी से उसे बात करनी है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि ए को केवल हिंदी या इंग्लिश आती है, सी को केवल चाइनीज़ आती है। अब सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर कोई पर्सन बी मिल गया वहाँ पर, इन्हें एक पर्सन बी वहाँ पर टहल रहा था जो इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था। तो ए को भी देख रहा था, सी को भी देख रहा था और इनका कन्वर्सेशन को ऑब्जर्व कर रहा था। फॉर्चुनेटली जो पर्सन बी है उसको इंग्लिश भी आती है और उसको चाइनीज़ भी आती है, राइट? तो इसका मतलब जो पर्सन बी है वो ए की बात भी समझ पा रहा था और सी की बात भी समझ पा रहा था। क्योंकि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो पर्सन बी ने सोचा कि मैं इन दोनों की हेल्प करता हूं। तो पर्सन बी गया इनके पास, पर्सन बी ने पर्सन ए से इंग्लिश में बात की। इसने बोला कि भाई तुम्हें क्या काम है, इंग्लिश में इसने पूछा कि क्या काम है, तुम्हें क्या चाहते हो, मुझे बताओ, इंग्लिश में या हिंदी में जो भी लैंग्वेज से आती है। मान लीजिए जैसे मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं या मोर देन वन लैंग्वेज, ये बाईलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल बोलते हैं, जिनको दो या दो से अधिक लैंग्वेजेस आती हैं। तो मान लीजिए पर्सन बी उस तरह का
पर्सन है, ठीक है। तो इसको हिंदी भी आती है और इसको चाइनीज़ भी आती है, या इसको हिंदी, इंग्लिश और चाइनीज़ तीनों आती हैं। तो पर्सन बी ने पर्सन ए से पूछा कि भाई मुझे बताओ क्या काम मैं तुम्हें, क्या बोलना चाहते हो तुम सी पर्सन से। अब पर्सन ए क्या करेगा, पर्सन ए अपनी बात बोलेगा हिंदी में बी को, बी समझ जाएगा, बी उसको ट्रांसलेट करेगा चाइनीज़ में और सी को बता देगा कि भाई ये बोल रहा है ये पर्सन ए। तो बी क्या हुआ, बी इसमें मीडिएटर हुआ एक, ठीक है। पर्सन ए और पर्सन सी के बीच में बी क्या हुआ, मीडिएटर हुआ। अब पर्सन सी, क्योंकि इसने बी ने चाइनीज़ में बताई पर्सन सी को अपनी बात जो थी ए की, तो पर्सन सी तो समझ जाएगा, पर्सन सी फिर उसको जवाब देगा चाइनीज़ में। तो इससे जवाब जो होगा, रिप्लाई ये चाइनीज़ में लेगा, ठीक है, राइट। अब क्या करेगा, ये इसको कन्वर्ट करेगा हिंदी में और हिंदी में कन्वर्ट करके इसको ए को बता देगा, राइट। तो इस तरह से ए और सी के बीच में एज ए मीडिएटर बी चला जाएगा, जो कि एक ट्रांसलेटर की तरह काम करेगा और ए और सी के बीच का कम्युनिकेशन हो जाएगा। जो भी बात वो आपस में करना चाह रहे थे, बात करने का मतलब होता है अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करना, अपने थॉट्स एक्सचेंज करना एक दूसरे के साथ, या हम जो भी बोलना चाह रहे हैं वो सेम मैसेज हमें कन्वे करना। तो कम्युनिकेशन हमेशा 2 फेजेस होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। तो सेंडर ने जो सेंड किया और जिस सेंस में सेंड किया, रिसीवर उसको एज इट इज रिसीव करे और उसी सेंस में रिसीव करे, तब कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि बी एज ए मीडिएटर काम कर रहा है, एज ए ट्रांसलेटर काम कर रहा है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें हमने देखा कि अगर बीच में एक ट्रांसलेटर आ जाए तो दो इनकॉम्पेटेबल मतलब जो एक दूसरे से कॉम्पेटेबल नहीं है, जो एक दूसरे को जानते नहीं है या एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो दो इनकॉम्पेटेबल पार्टीज के बीच में भी कम्युनिकेशन कराया जा सकता है, राइट। अब हम यहाँ पर इंडिया और चाइना का ये जो हमने रेफरेंस लिया था, इसको हम हटा दे रहे हैं। इंडिया का रेफरेंस हटा दिया और चाइना का रेफरेंस हमने हटा दिया इसमें से। अब हम इसमें रेफरेंस लेते हैं। सपोज करिए कि ये आप हो या मैं हूँ और मुझे आती है इंग्लिश, राइट, मुझे आती है इंग्लिश, और इधर है कंप्यूटर। कंप्यूटर को पता है केवल बाइनरी, राइट, कंप्यूटर को पता है केवल बाइनरी। तो इधर मैं हूँ, मुझे आती है केवल इंग्लिश, इधर कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आती है केवल बाइनरी। तो हमने इस एग्जाम्पल में इंडिया और चाइना वाले एग्जाम्पल में इंडिया और चाइना यानी कि दो अलग अलग कंट्रीज़ का रेफरेंस हटा दिया है, और हम अब बात करते हैं। मान लीजिए कि इंडिया की जगह हमने रख लिया खुद को, हमें हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज आती है, और चाइना की साइड में हमने रख लिया कंप्यूटर को, और कंप्यूटर को क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज ही आती है, तो अब वही प्रॉब्लम आ गई कि हम कोशिश करेंगे हम अपनी लैंग्वेज में इसको कमांड दें और वो समझेगा नहीं, क्योंकि उसको बाइनरी लैंग्वेज ही आती है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी, क्योंकि हमें कोई और लैंग्वेज नहीं आती है, राइट, ये कोई और लैंग्वेज समझ नहीं सकता है, तो हमें एक मीडिएटर चाहिए, हमें एक मीडिएटर चाहिए जो कि एज ए ट्रांसलेटर काम करे। उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोलते हैं, ट्रांसलेटर को। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में थोड़ा सा अंतर है। कंपाइलर इस तरह का ट्रांसलेटर है जो पूरे प्रोग्राम को रीड करता है, और पूरे प्रोग्राम को रीड करने के, एनालाइज करने के बाद में देखता है पूरे प्रोग्राम को एनालाइज या रीड करके कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, सिंटैक्टिकल एरर या कोई और इस तरह की मिस्टेक, और अगर कोई एरर नहीं होती है तो पूरे प्रोग्राम को रीड करने के बाद में एज ए होल प्रोग्राम एट वंस यानी कि इन ए सिंगल गो उसको ट्रांसलेट करता है कंपाइलर। और इंटरप्रेटर इस तरह का ट्रांसलेटर है कि वो पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट रीड करता है और एक एक स्टेटमेंट को वो ट्रांसलेट करता रहता है। इस तरह का थोड़ा डिफरेंस है इसमें, तो जिसको हम आगे आने वाले कमिंग सेशंस में डिस्कस करेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमें इंग्लिश या हिंदी आ रही है, इधर बाइनरी समझ रहा है, ठीक है, हमें मीडिएटर चाहिए, मीडिएटर में हमें चाहिए होगा ट्रांसलेटर। उस ट्रांसलेटर का काम होता है हमारी लैंग्वेज से कमांड लेना और उस कमांड के थ्रू जो हमने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम को बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो एक तरह से यहाँ से जो इसे दिया जाता है वो कहलाता है सोर्स कोड। हम इसे सोर्स कोड देते हैं और ये ट्रांसलेटर सोर्स कोड को लेता है, और सोर्स कोड को लेने के बाद में ये हमें बाइनरी कोड या फिर टारगेट कोड हमें दे देता है। तो क्या करता है कि एक ट्रांसलेटर सोर्स कोड को लेता है और सोर्स कोड को लेने के बाद में उसको ट्रांसलेट यानी कि कंपाइल या इंटरप्रेट करता है और फिर उसको मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट कर देता है। और ये मशीन लेवल कोड इज़ नथिंग बट इट्स बाइनरी कोड। और जैसे कि हम जावा की बात कर रहे हैं तो जावा में एक कंपाइलर यूज़ होता है, इंटरप्रेटर यूज़ नहीं होता है।
तो जावा का जो कंपाइलर है वो एक्सपेक्ट करता है कि हम जो सोर्स कोड उसे प्रोवाइड करें वो उसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हो, जो सिंटैक्स वो समझ पाए। यानी कि जो हमारे कंपाइलर लिखे जाते हैं वो पूरी कोशिश की जाती है इतने सॉफ्टिकेटेड वे में लिखे जाएं कि वो ऑलमोस्ट हमारी डे टू डे लाइफ में जो यूज़ होती है लैंग्वेज, ऑलमोस्ट उसके इक्विवेलेंट लैंग्वेज को समझ पाएँ। लेकिन फिर भी उतना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन, लॉजिकल चीज़ें और रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो उन चीज़ों को साथ में रख के कोशिश की जाती है कि जितना इजी और जितना सॉफ्टिकेटेड बनाया जा सके, तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू हमारी नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज के आसपास कहीं हमें ले जाता है। आसपास इन द सेंस अगर आप थोड़ा सा सीख जाएंगे उसके सिंटैक्स को तो आप पढ़ के समझ सकते हैं कि वो कोड क्या कहना चाह रहा है या क्या करना चाह रहा है। एग्जांपल है, जैसे हमें अगर कुछ प्रिंट कराना होता है जावा लैंग्वेज में तो हम उसको लिखते हैं system .out println, और फिर यहाँ अंदर हम जो भी हमें प्रिंट कराना है उसको हम यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर इसको देते हैं। तो हम इसको पढ़ के समझ सकते हैं। मतलब system.out तो ऐसे कोई लेमैन तो नहीं समझ पाएगा, जावा को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन println, अब ये out.println ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है कि मतलब हमें कुछ प्रिंट कराना है और आउट मतलब आउटपुट के तौर पर प्रिंट कराना है। तो इस तरह का कुछ हमारा जावा का ये बनाया गया है। जावा का ही नहीं, बाकी लैंग्वेजेस को भी कोशिश की गई है कि इस तरह से बनाया जाए कि उनके जो सिंटैक्स है वो हमारी नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में हमारी जो हम भाषा बोलते हैं या प्रयोग करते हैं उससे काफ़ी मिलता जुलता हो, जिससे कि उसको सीखने में सरलता रहे। यही कारण था कि हम डायरेक्ट अपनी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, हमें एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, उसके सिंटैक्स को समझना पड़ता है और उसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है ताकि उस लैंग्वेज का कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ऑल इन ऑल उस लैंग्वेज का ट्रांसलेटर उस सोर्स कोड को हमारे समझ सके, उसको ट्रांसलेट कर सके और उसको मशीन लेवल कोड यानी कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर सके। अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये मशीन लेवल कोड जो होता है, हमने बताया बाइनरी कोड होता है, तो पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में ये आता है कि ये बाइनरी कोड क्या होता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आया कि भाई ये बाइनरी कोड जो भी है तो ये हमारा कंप्यूटर बाइनरी को ही क्यों समझता है, राइट। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने की कोशिश करते हैं। बाइनरी इंग्लिश के बाई वर्ड से बना है जिसका मीनिंग होता है 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। इन्हीं दोनों डिजिट्स के अलग अलग सीक्वेंस को बनाकर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। ये दोनों डिजिट जो हैं 0 और 1 कंप्यूटर की मेमोरी की इकाई या यूनिट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कोई भी एक डिजिट कंप्यूटर की मेमोरी में केवल एक बिट स्पेस ऑक्युपाई करता है, जहां पर एक बिट जो है, एक बिट कंप्यूटर की मेमोरी की इकाई या उसकी एक यूनिट है। इसी तरह के 8 अलग अलग डिजिट्स के सीक्वेंस को मिलाकर एक बाइट बनता है। तो अगर हम यहाँ पर एक इस तरह का बॉक्स बना लें जिसमें टोटल 8 स्पेसेस हों और इन 8 खानों को मैं इन 2 डिजिट्स के किसी भी सीक्वेंस से अगर भर दूं तो इस तरह का जो सीक्वेंस बनता है उसको हम एक बाइट बोलते हैं। ये दोनों डिजिट जो हैं ये कंप्यूटर की मेमोरी में एक बिट ऑक्युपाई करते हैं। इस तरह से ये कंप्यूटर मेमोरी की इकाई या यूनिट को बनाते हैं और इन बिट्स को इकट्ठा करके इनके 8 लंबाई के सीक्वेंस से जो हमारा इंस्ट्रक्शन तैयार होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी में 8 बिट मेमोरी ऑक्युपाई करता है। तो इस तरह से 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। तो ये बाइट और बिट जो है कंप्यूटर की मेमोरी की इकाई है। बिट जो है उसकी एक छोटी इकाई है या यूनिट है और बाइट कंप्यूटर मेमोरी की एक बड़ी इकाई है या फिर बड़ी यूनिट है। एक बाइट में टोटल 8 बिट्स होते हैं। इसी तरह से हमारा जब 1024 बाइट्स मिलते हैं तो हमारा एक किलोबाइट बनता है। तो हमारा एक किलोबाइट बनता है जिसको कि हम केबी भी बोलते हैं। और इसी तरह से जब 1024 किलोबाइट्स मिलते हैं तो हमारा एक मेगाबाइट बनता है। तो हमारा एक मेगाबाइट बनता है जिसको कि हम MB बोलते हैं। और इसी तरह से जब 1024 मेगाबाइट मिलते हैं तो फिर हमारा एक गीगाबाइट बनता है जिसको कि हम GB बोलते हैं। तो हमने देखा बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1।
ये दोनों ही डिजिट्स एक बिट मेमोरी ऑक्युपाई करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में और कंप्यूटर मेमोरी की इकाई या यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्हीं दोनों डिजिट्स के अलग अलग सीक्वेंस से मिलाकर कंप्यूटर मेमोरी में बड़े इंस्ट्रक्शंस तैयार किए जाते हैं। तो ये तो थी बात बाइनरी नंबर सिस्टम की। हमने जाना कि बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 या 1, और जो दोनों डिजिट्स हैं वो एक एक बिट मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी में ऑक्युपाई करते हैं। ये कंप्यूटर की मेमोरी की यूनिट या इकाई को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन को मिलाकर हम कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस तैयार करते हैं। तो हमने जाना कि हमारे बाइनरी सिस्टम में केवल 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 या 1। अब आइए जानते हैं कि बाइनरी सिस्टम के अलावा और कौन से सिस्टम्स मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। डेसिमल सिस्टम हमारा बहुत ही जाना पहचाना परिचित सिस्टम है। जब से हमने पढ़ाई लिखाई शुरू की है, गिनती और संख्याओं को हमने पहचानना शुरू किया है, तब से हम इस सिस्टम को यूज़ करते आ रहे हैं। जी हाँ, ये और कुछ नहीं, 0 से लेके 9 तक की संख्याएं होती हैं जिनको हमने बचपन से सीखा है और जिनको हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो इस तरह से डेसिमल सिस्टम में टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएँ। इसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याएँ होती हैं। इन डिजिट्स को ही यूज़ करके इनके अलग अलग सीक्वेंस की सहायता से हम दूसरे नंबर्स डेसिमल सिस्टम में बनाते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी एक डिजिट को ले लें तो हम कोई भी इकाई का अंक बना सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी। अगर हम इनमें से 2-2 अंकों को लें तो हम कोई भी दहाई की संख्या यानी कि हम कोई भी 2 अंकों की संख्या बना सकते हैं। जैसे कि हम 12 लेते हैं, 13 लेते हैं, तो ये 2 अंकों से मिलकर बनी हुई संख्याएं हैं। तो इस तरह से इसके अलग अलग हम सीक्वेंस यूज़ करके अलग अलग संख्याएं डेसिमल सिस्टम में बना सकते हैं। इसके बाद बात आती है, इसके बाद हमारे पास है ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम में कुल 8 संख्याएं होती हैं, 0 से लेके 7 तक की। तो इसमें 0 रहता है, इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 5 आएगा, इसमें 6 आएगा और इसमें 7 आएगा। तो ऑक्टल सिस्टम में 0 से लेके 7 तक टोटल हमारे पास 8 डिजिट्स होती हैं। इन्हीं डिजिट्स के अलग अलग सीक्वेंस को यूज़ करके हम ऑक्टल सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस तैयार करते हैं। तो हमने बाइनरी सिस्टम को देखा, हमने डेसिमल सिस्टम को देखा, हमने ऑक्टल सिस्टम को देखा, और नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है वो है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम में टोटल 16 मेंबर्स होते हैं। इसमें स्टार्टिंग के 10 मेंबर्स 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स होती हैं। जैसा कि हमने देखा, हमने डेसिमल सिस्टम में 0 से लेके 9 तक की जो डिजिट्स हमने यूज़ की थी, तो 0 से 9 तक की डिजिट्स हमारी होती हैं। अब टोटल इसमें 16 मेंबर चाहिए, लेकिन डिजिट्स हमारे पास केवल 10 ही हैं, 0 से लेके 9 तक की। लेकिन हेक्साडेसिमल सिस्टम में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 16। तो 10 तो हमारी डिजिट हो गई, अब बाकी 6 बचे। तो बाकी 6 के लिए हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, यानी कि हमारे अल्फ़ाबेट्स के जो कैरेक्टर्स हैं, स्टार्टिंग 6 कैरेक्टर्स, उनको ले लिया गया है। तो स्टार्टिंग 6 कैरेक्टर्स हमारे A, B, C, D, E और F ले लिए गए हैं, जिनको हम हेक्साडेसिमल सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इन टोटल 16 मेंबर्स से मिलकर हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम बना है। ऐसी बहुत ही कम जगह हैं जहां पर जावा लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है, और हेक्साडेसिमल सिस्टम उन्हीं में से एक है। हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुई हैं उसमें केस कोई भी मायने नहीं रखता है। इसका मतलब ये है कि हम A से लेकर F तक के जो हमारे कैरेक्टर्स यूज़ किए गए हैं उसे किसी भी केस में हम यूज़ कर सकते हैं। या तो हम सारे अपर केस के यूज़ कर सकते हैं, या हम सारे लोअर केस के यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम दोनों को मिक्स मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में टोटल 16 मेंबर्स होते हैं। इन 16 मेंबर्स में से स्टार्टिंग के 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक के, और उसके बाद के जो 6 मेंबर्स हैं वो हमारे अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग के 6 कैरेक्टर्स लिए गए हैं। एक बार फिर से आपको बताते चलें कि जावा हेक्साडेसिमल सिस्टम के केस में केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि जो हम कैपिटल A या स्मॉल a, कैपिटल B या स्मॉल b, कैपिटल C या स्मॉल c, कैपिटल D या स्मॉल d, कैपिटल E या स्मॉल e और कैपिटल F या स्मॉल f, किसी भी केस में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इनको हम सारे कैपिटल केस में भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल केस में भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से देखा कि हमारे पास टोटल 4 सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम जिसमें केवल 2 ही डिजिट्स होती हैं, 0 और 1। डेसिमल सिस्टम हमने देखा जिसमें 10 डिजिट होती हैं, 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स। उसके बाद हमने ऑक्टल सिस्टम देखा जिसमें टोटल 8 मेंबर्स होते हैं, 0 से लेकर 7 तक के डिजिट्स। उसके बाद फिर हमने देखा हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम में टोटल 16 मेंबर्स होते हैं, स्टार्टिंग के 10 डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक की, और उसके बाद 6 अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। दोस्तों गर्मी बहुत है, पसीना मुझे लगातार आ रहा है। मैं पसीने को पोंछता जा रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस वीडियो को बीच में ब्रेक ना करूं, ताकि एक अच्छा फ्लो, एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी रहे।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो जितनी मेहनत से हम ये कंटेंट तैयार कर रहे हैं उतनी ही मेहनत से हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को देखिए और इस कंटेंट को देख के आप इससे कुछ सीखिए और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। तो जैसा कि हमने जाना कि बाइनरी सिस्टम जो है उसमें केवल 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कंप्यूटर केवल 2 ही डिजिट्स को इनको समझता है, यानी कि कंप्यूटर केवल बाइनरी सिस्टम को ही समझता है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा कारण है इसके पीछे, क्यों कंप्यूटर केवल बाइनरी को ही समझता है और कुछ नहीं समझ सकता है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि उसका आप मदरबोर्ड ले लें, उसका प्रोसेसर ले लें, उसका रैम ले लें या उसकी हार्ड डिस्क ले लें। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर ये तैयार होता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इनका जो सर्किट बनाया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सप्लाई के बेस पे बनाया जाता है। यानी कि ये किस तरह से काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इनका एक सर्किट डेवलप किया जाता है और उस सर्किट को एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हार्डवेयर में फ्यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली करंट के फ्लो पर काम करते हैं, या मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये सिग्नल्स के फ्लो पर काम करते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो बाइनरी सिस्टम में जो 0 और 1 है उसका मतलब क्या है, क्या है वो 0 और 1। तो देखिए 0 और 1 में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए लाइट बल्ब लगाया, जैसे कि कोई लाइट बल्ब लगाया और आपके पास स्विच है एक, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आप उस स्विच के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो आपके पास केवल 2 ही ऑप्शंस हैं। आप उस स्विच को या तो ऑन कर सकते हैं या उस स्विच को आप ऑफ कर सकते हैं। यानी कि जो लाइट बल्ब है फ्यूज हो जाएगा तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो लाइट बल्ब है आइडियल कंडीशन में उसकी 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो ऑन होगा या फिर वो ऑफ होगा। तो यहां पर जो बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 है, यहां पर 0 जो है 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को, और जो 1 रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है ऑन को। अगर हम बूलियन में बात करते हैं तो ये 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को और ये 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। या अगर मैं अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंस में बात करूं तो 0 जो हमारा रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है नो को, और जो हमारा 1 रिप्रेजेंट करता है वो यस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पर हमारे सर्किट के अंदर पावर सप्लाई हो रही है या सिग्नल फ्लो हो रहे हैं तो वो 1 से रिप्रेजेंट होगा, और अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पर पावर सप्लाई या सिग्नल्स फ्लो नहीं हो रहे हैं सर्किट में तो वो 0 से रिप्रेजेंट होगा। देखिए अब कंप्यूटर काम कैसे करता है, इसके इंस्ट्रक्शंस इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि इन्हीं 2 डिजिट्स के सीक्वेंस बनाए जाते हैं और उन सीक्वेंस से हम इंस्ट्रक्शंस तैयार करते हैं कंप्यूटर को बताने के लिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो इन सीक्वेंस की हेल्प से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि कब पावर सप्लाई हो रही है, कब पावर सप्लाई नहीं हो रही है, यानी कि कब सर्किट ऑन है और कब सर्किट ऑफ है। तो हमने देखा कि एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सर्किट के बेस पे काम करते हैं। ये सर्किट पावर सप्लाई या सिग्नल सप्लाई के बेस पे काम करते हैं, और पावर सप्लाई या सिग्नल सप्लाई के केवल 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि या तो पावर सप्लाई होगी या, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पावर सप्लाई नहीं होगी। तो जब सिग्नल या पावर की सप्लाई होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, यानी कि हमारा सर्किट खुला हुआ है, ऑन है, पावर सप्लाई हो रही है, यस। और जब हमारी पावर सप्लाई नहीं हो रही होती है तो उस समय हम उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारा जो सर्किट है वो ऑफ है, पावर सप्लाई हो रही है, नो नहीं हो रही है। तो यही रीजन है कि कंप्यूटर हमारा केवल और केवल इन्हीं 2 स्टेट्स को समझ सकता है। यानी कंप्यूटर के पास डिफरेंशिएट करने के लिए केवल यही 2 स्टेट होती हैं कि भाई या तो मुझे पावर दो या मुझे पावर ना दो। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे हम उसके सीक्वेंस जनरेट करते हैं, यानी कि लगातार छोटे छोटे स्पैन ऑफ टाइम में हम उसको पावर सप्लाई देते हैं, फिर रोकते हैं, फिर देते हैं, फिर रोकते हैं, फिर रोका, फिर रोका, फिर रोका, फिर दिया, फिर दिया, फिर दिया। तो इस तरह के जो अलग अलग सीक्वेंस जनरेट होते हैं उसको कंप्यूटर अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है, उसको समझता है कि हम उसको क्या करवाना चाह रहे हैं, और इस तरह से हमारे इंस्ट्रक्शंस को वो एग्जीक्यूट करता है। तो हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई हैं उनको इसी के बेस पर बनाया गया है, यानी कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर हैं वो हमारे सोर्स कोड को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करते हैं बाइनरी कोड में कि हमारे कंप्यूटर के लिए बाइनरी सिस्टम में जो हमारे 0-1 के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस तैयार हो जाते हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस को लेके कंप्यूटर समझ जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट दे देता है। इसके आगे हम जावा के कुछ और बेसिक्स जानेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम्स की तरफ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।